नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और इसमें हमने जो बात की थी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की हम बात कर रहे थे। आज हम जिस टॉपिक को लेके चर्चा करेंगे वो है अपना बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता की हम चर्चा करेंगे। एक बार क्लास शुरू होने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं, हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन को आप जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपके पास सभी क्लासें, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। चलो चले करें हम बात अपनी बागौर सभ्यता की। हम लोग बात कर रहे थे तो सभी लोग ध्यान देंगे। अपनी सभ्यता है बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता में देखना दोस्तों, पहली बात तो ये आती है कि बागौर सभ्यता है कहां। तो यह है बागौर, जगह का नाम है बागौर और यह है अपने भीलवाड़ा में। कहां है? भीलवाड़ा में। कहां है दोस्तों? भीलवाड़ा में है बागौर। और इसी बागौर में उत्खनन होता है बागौर सभ्यता का। यही से जानकारी प्राप्त होती है बागौर की, और जो साक्ष्य मिलते हैं बागौर सभ्यता की जानकारी देने वाले वो भी कहां से प्राप्त होते हैं? इसी बागौर कस्बे से प्राप्त होते हैं, जो कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में है। बागौर सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई वो नदी है आपकी कोठारी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो नदी होगी कोठारी नदी। तो बागौर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो आपका जवाब होगा कि बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। बागौर सभ्यता की हम आगे चर्चा करें तो आगे अपनी बात आती है कि बागौर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? कौन थे उत्खननकर्ता? उत्खनन करता। बागौर सभ्यता का उत्खनन किन्होंने किया या बागौर सभ्यता के उत्खनन करता कौन थे? तो देखना, पहले अपने यहां उत्खनन करता आते हैं डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र। कौन है दोस्तों? तो अपने पहले जो उत्खनन करता आते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, वो कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र। और इनके इस उत्खनन के दौरान इनके एक सहयोगी थे या इनके एक साथी थे जिनका नाम है डॉक्टर एल.एस. लेस्निक। क्या नाम है? एल.एस. लेस्निक। तो डॉक्टर एल.एस. लेस्निक हैं ये, और डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, इन दोनों पुरातत्ववेत्ताओं ने मिलकर के इस अपनी बागौर सभ्यता का उत्खनन करने का कार्य किया था। तो आपसे अगर पूछ ले कि बागौर सभ्यता का उत्खनन किसने किया, तो उत्खननकर्ता कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर एल.एस. लेस्निक। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। बागौर सभ्यता कहां विकसित हुई? तो भीलवाड़ा में। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आपकी वो नदी कौन सी होगी? वो नदी होगी आपकी कोठारी नदी के किनारे बागौर सभ्यता विकसित हुई है। देखना चाहते हो, जो भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे के ऊपर विकसित हुई हैं। उसी प्रकार अपनी बागौर सभ्यता भी जो है कोठारी नदी के किनारे विकसित होती है। इसी कड़ी में आगे बात करें तो बागौर जो सभ्यता है, इस बागौर सभ्यता की जो जानकारी मिलती है या जिस स्थान से बागौर सभ्यता के बारे में तथ्य प्राप्त होते हैं, स्रोत प्राप्त होते हैं, या सर्वप्रथम यूं कहें कि बागौर सभ्यता में सर्वप्रथम जिस स्थान पर उत्खनन होता है तो वो स्थान था आपका महासत्युं का टीला। कौन सा स्थान था? महासत्युं का टीला। ध्यान देना है, एक है महासतियां जो उदयपुर में है, जो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का शाही शमशान घाट है, वो अलग है। और जो मैं बात कर रहा हूं वो है अपना महासतियों का टीला, जिसका सर्वप्रथम उत्खनन होता है बागौर सभ्यता में। यह है आपका भीलवाड़ा में। तो दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सर्वप्रथम जानकारी। सर्वप्रथम जानकारी कौन सी सभ्यता की जानकारी की बात कर रहे हैं भाई?
बागोर की। सर्वप्रथम जानकारी या इसी को कहते हैं सर्वप्रथम उत्खनन, भी इसको कह सकते हैं कि सर्वप्रथम कौन से स्थान का उत्खनन हुआ था। सर्वप्रथम उत्खनन या सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है वो अपने को कौन सी स्थान से मिलती है, या सर्वप्रथम बागोर सभ्यता में जिस स्थान का उत्खनन होता है, सर्वप्रथम में बागोर सभ्यता में जिस जगह का उत्खनन होता है वो जगह कौन सी है, तो वो है आपकी महासत्युं का टीला। कौन सा टीला है? महासत्युं का टीला। महासत्युं का टीला का उत्खनन सर्वप्रथम होता है। कब होता है? सर्वप्रथम होता है। ठीक है, तो बागोर सभ्यता में जिस स्थान का सर्वप्रथम उत्खनन होता है या जिस स्थान की सर्वप्रथम जानकारी मिली है वो स्थान कौन सा है, तो आपका वो स्थान है महासत्युं का टीला। कौन सा स्थान है? महासत्युं का टीला। ठीक है, तो इसी स्थान से सर्वप्रथम अपने को इस बागोर सभ्यता की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि बागोर सभ्यता की सर्वप्रथम जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहां से होती है? यहीं से होती है, महासत्युं के टीले से। सर्वप्रथम जानकारी यहीं से प्राप्त हुई। साथ साथ आप भी लिखते जाइए, अपने नोट डाउन करते जाइए, साथ में एक बुक या अपनी नोटबुक लेके बैठिए ताकि साथ में आप अपने जो नोट्स हैं वो भी बनाते रहिए। तो देखिए बागोर सभ्यता में जिस स्थान का सर्वप्रथम उत्खनन होता है वो कौन सा है, तो वो है आपका महासत्युं का टीला। कौन सा है? महासत्युं का टीला। और ये कहां है? बागोर भीलवाड़ा में है। महासतियां उदयपुर वाली जो है वो अलग है, जहां पर मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का शाही शमशान घाट है, उसको ध्यान में नहीं रखना है। ये अपनी कौन सी बागोर में है, जो महासत्युं का टीला है, इसका यहाँ पर सर्वप्रथम में उत्खनन होता है। और बागोर सभ्यता की सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है, जो जानकारी के स्रोत मिलते हैं, वो भी इसी महासत्युं के टीले से अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये सारी आपको जानकारी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बागोर सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की। बागोर सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि बागोर सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी थी, उनको भी हमको ध्यान में रखना है। देखना, बागोर सभ्यता में जितने भी अपने को साक्ष्य मिलते हैं, हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की। किसकी बात कर रहे हैं? विशेषताएं। कौन सी सभ्यता की विशेषताएं हैं? बागोर सभ्यता की विशेषताएं। थोड़ा शानदार तरीके से आप बैठिए, बैठ के अपनी नोटबुक में नोट डाउन साथ साथ करते जाइए। और पीछे जो हमने क्लासें ली हैं, जो पीछे की अपनी क्लासें हो गई, उनको भी आप दोबारा रिवीज करिए, करते जाइए। और मुझे बताइए किसी क्लास में आपको समस्या है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। तो बागोर सभ्यता की हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो पहली विशेषता आती है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। देखना, बागोर सभ्यता में जितने भी साक्ष्य या जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं वो आहार के समान प्राप्त हुए हैं। आहार सभ्यता के समान साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो पहली अपनी विशेषता कौन सी होगी कि बागोर सभ्यता से जितने भी अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कैसे साक्ष्य हैं, तो वो है बिल्कुल कैसे? आहार सभ्यता
सभ्यता के समान यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि जैसे साक्ष्य अपने को आहड़ में प्राप्त हुए थे वैसे के वैसे ही साक्ष्य या स्रोत अपने को कहां से प्राप्त होते हैं, तो अपने को प्राप्त होते हैं यहाँ बागोर से अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका आगे हम देखते हैं। बागोर से या आर्ट से हम जो साक्ष्य आर्ट से प्राप्त हुए थे वैसे के वैसे अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं, तो अपने को बागोर से भी प्राप्त है, वैसे ही साक्ष्य हुए हैं। दूसरी हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखना भारत के प्राचीनतम, देखना यहां से क्या हुआ है कि भारत में प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ बागोर से ही प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राचीनतम कृषि, भारत में प्राचीनतम कृषि, और कृषि के साथ में क्या करते थे, पशुपालन व पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। तो बागोर सभ्यता से भारत में प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन भी क्या करते थे, उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो भी क्या था, कृषि और यहाँ का पशुपालन जो है बागोर सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख रोजगार या आजीविका का साधन क्या था, कृषि और पशुपालन था। ऐसे भी साक्ष्य हमको क्या से प्राप्त होते हैं, तो बागोर सभ्यता से हमको ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनका भी आप ध्यान दीजिए। तीसरी अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो देखना बागोर सभ्यता के उत्खनन से, बागोर सभ्यता के उत्खनन से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं यहां से या यहां के उत्खनन से मध्य पाषाण, मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य या स्रोत प्राप्त हुए। तो यहां से क्या हुआ है कि मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बागोल की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। अगली यहाँ की जो विशेषता है, तीन विशेषताओं की बात कर ली, अपनी चौथी विशेषता है कि यहाँ बागोर सभ्यता के जो लोग थे या बागोर सभ्यता के जो निवासी थे, वो बागोर सभ्यता के लोग पत्थरों से औजार और अपने अस्त्रों का निर्माण किया करते थे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, और पूर्व की जो एग्जाम्स हैं, आरपीसी संबंध एग्जाम्स हैं, उनमें कई बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि किस सभ्यता के लोग पत्थरों के औजार और शस्त्र का प्रयोग किया करते थे, तो कौन सी सभ्यता होगी, बागोर सभ्यता के लोग। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां के लोग या बागोर सभ्यता के लोग, बागोर सभ्यता के लोग पत्थरों से निर्मित, पत्थरों से निर्मित औजार एवं शस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। यानी कि बागोर सभ्यता के जो लोग थे वो अपने अस्त्र और शस्त्र, या यूं कहें कि अपने औजार किस चीज से या किस धातु से बनाते थे, तो धातु से ना बना करके पत्थरों से या पाषाणों से क्या बनाते थे, अपने औजारों का और अपने शस्त्रों का निर्माण करते थे। तो कौन थे वो लोग, तो वो लोग थे आपके कौन, बागोर सभ्यता के लोग थे, जो क्या करते थे आपके, ये लोग पत्थरों से निर्मित औजारों का, या यूं कहें कि पत्थरों से निर्मित शस्त्रों का प्रयोग भी करते थे। तो कौन सी सभ्यता के लोग करते थे, बागोर सभ्यता के लोग। ठीक है, तो इनकी चार विशेषताएं हैं कि जो सभ्यता है यहां से उत्खनन के दौरान, बागोर सभ्यता के उत्खनन के दौरान
जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो साक्ष्य बिल्कुल आहड़ सभ्यता के समान प्राप्त हुए हैं। यानी कि जैसे साक्ष्य आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुए वैसे ही साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, उस प्राप्त होते हैं अपने को बागोर के उत्खनन से प्राप्त होते हैं। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ बागोर के उत्खनन के दौरान भारत में प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं, बागोर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। तीसरी अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य या स्रोत प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन क्या हुए हैं, यहाँ से साक्ष्य भी मिले हैं। चौथी अगर सभ्यता की बात करते हैं तो बागोर सभ्यता के उत्खनन से ज्ञात होता है कि बागोर सभ्यता के लोग पत्थरों से निर्मित या पाषाणों से निर्मित औजारों व अपने अस्त्रों का जो है निर्माण या उनका प्रयोग किया करते थे। तो बागोर सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थरों से क्या करते थे, औजारों और अपने शस्त्रों का निर्माण किया करते थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए किस लिए, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते थे, बागोर सभ्यता के लोग पत्थरों से अपने औजारों का निर्माण करते थे। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं, तो इस सभ्यता को पाषाणों का प्रयोग किया करते थे। इसीलिए इस सभ्यता को आदिम संस्कृति या आदिम सभ्यता का संग्रहालय कहा गया है। आदिम सभ्यता व संस्कृति का संग्रहालय कहा गया है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है, आदिम सभ्यता व संस्कृति का संग्रहालय किसको कहा गया है, तो बागोर सभ्यता को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि बागोर सभ्यता के लोग पत्थरों से अस्त्र व औजारों का निर्माण किया करते थे। इसीलिए क्या कहा गया इसको इसीलिए आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक इस सभ्यता में किसी को दिक्कत, हम लोग बात कर रहे हैं बागोर सभ्यता की। और बागोर सभ्यता जिस जिले में है वो जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बागोर कस्बे में जो सभ्यता विकसित हुई वो कौन सी थी, वो थी अपनी बागोर सभ्यता। जिस नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित होती है वो नदी अपनी कौन सी थी, तो वो अपनी नदी है कौन सी, कोठारी नदी। ठीक है दोस्तों, कोठारी नदी के पास ये सभ्यता विकसित होती है और इस सभ्यता का जो है उत्खनन करते हैं कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र व डॉक्टर एल.एस. लेस्ने की सभ्यता का जो है उत्खनन करते हैं। इस सभ्यता से उत्खनन के दौरान आहड़ के समान ही क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे साक्ष्य आहड़ से प्राप्त हुए हैं वैसे के वैसे साक्ष्य अपने को यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं इसी सभ्यता को क्या कहते हैं, आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय भी इसी बागोर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे की सभ्यता आराम से पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और लगातार बने रखिए। इस वीडियो को आप लगातार अंतिम क्षणों तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें जो पता नहीं आगे कौन सी क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाए, कौन सी मिनट आपको कौन सी चीज नई चीज आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। अगली हम सभ्यता की बात करेंगे, वो सभ्यता होगी अपनी रेड सभ्यता की हम बात करेंगे। और रेड सभ्यता जहां विकसित हुई वो है टोंक जिले का रेड कस्बा। टोंक जिले का रेड कस्बा। रेड के उत्खनन के दौरान एक साथ चांदी के हाथ सिक्के या उन्हीं को पंचमार्क सिक्के कहते हैं, उन पंचमार्क सिक्कों का जो संग्रहण है वो यही रेड से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, रेड से प्राप्त होता है। हम बात कर रहे हैं कौन सी सभ्यता की, रेड सभ्यता की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता जिस जिले में विकसित हुई वो कौन सा है,
तो कस्बे का नाम क्या है? रेड। और कौन से जिले में है? तो अपना टोंक जिले में। जी बिल्कुल, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। कौन सी थी? टोंक थी, जिसका गठन किया था अमीर खां पिंडारी ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम है डील नदी। कौन सी नदी है? डील नदी। पहली बार शायद आपने नाम सुना होगा डील नदी का। इसके पहले शायद आप, छोटी सी नदी है डील नदी, ज्यादा बड़ी लंबी नदी नहीं है ये। ठीक है, तो रेड सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई वो नदी कौन सी है? डील नदी। और जो रेड सभ्यता है ये जहां विकसित हुई वो जिला कौन सा है? टोंक जिले में है आपकी रेड सभ्यता। हम बात कर रहे हैं रेड सभ्यता के उत्खननकर्ता की, कि भाई रेड सभ्यता के जो उत्खननकर्ता हैं वो कौन है? तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए उत्खनन करता। रेड सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो बताएंगे कि रेड सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, आप भी बताइए। तो पहले देखो दो व्यक्ति थे। पहले हैं आपके दयाराम साहनी। कौन से हैं? दयाराम साहनी। और दूसरे आपके व्यक्ति हैं केदारनाथ पुरी। केदारनाथ पुरी जी। ठीक है, दो व्यक्ति हैं रेड सभ्यता का उत्खनन करने वाले, जिनमें पहले हैं आपके दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी के एक सहयोगी थे जिनका नाम है केदारनाथ पुरी। कौन थे? केदारनाथ पुरी। मैं यूं भी कह सकता हूं कि रेड सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है आपके दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी को जाता है। ठीक है, रेड सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई वह नदी थी आपकी डील नदी। और रेड सभ्यता जिस जिले से संबंधित है वो जिला कौन सा है? तो वो जिला होगा आपका टोंक, जिसे हम नवाबों की नगरी कहते हैं और जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ठीक है दोस्तों, और इसी रियासत का जो है गठन किया था अमीर खां पिंडारी ने। इस रियासत का जो है गठन भी किया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं देखना बात करूंगा आपके सामने अब इसकी विशेषताओं की। किसकी विशेषताओं की बात करूंगा? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे रेड सभ्यता के विशेषताओं की। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। विशेषताएं, रेड सभ्यता की विशेषताएं कौन सी हैं? तो देखना, तीन प्रमुख विशेषताएं हैं किसकी? रेड सभ्यता की। पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो यहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं और जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो है मालव गणराज्य के। कौन से गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? यहाँ से मालव गणराज्य के या मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से? रेड सभ्यता से। दूसरी अपनी विशेषता आती है कि इसी रेड सभ्यता से एक साथ चांदी के सिक्के या जो आहत सिक्के हैं या उन्हीं को कहते हैं पंचमार्क सिक्के, उन सिक्कों का एक साथ एक भंडार यहां से मिला है या इकट्ठे सिक्के एक साथ यहां से प्राप्त हुए हैं। जो एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार माना जाता है वो भी कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है रेड सभ्यता से, जो 3075 सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। तीसरी जो अपनी इसकी विशेषता आती है वो ये है कि यहां से रेड के उत्खनन से लोह से निर्मित उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? लोह से निर्मित उपकरण मिले हैं। तो पहले तो हम इन तीनों विशेषताओं की बात कर लेते हैं। पहली कौन सी? अपनी मालव जनपद के या मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए। मालव गणराज्य, ठीक है, या ऐसे कर देंगे हम जनपद के सिक्के प्राप्त हुए। तो यहां से सिक्के कौन से राज्य के प्राप्त हुए? तो मालव गणराज्य के यहां से क्या हुए हैं? सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं?
मालव गणराज्य से या मालव जनपद से संबंधित यहाँ पे सिक्के भी मिले हैं। तो कौन सी सभ्यता से मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी सभ्यता होगी आपकी? वो होगी रेड सभ्यता। ठीक है दोस्तों। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो यहीं से चांदी के सिक्कों का भंडार मिला है। चांदी की आहत मुद्राओं या पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्कों का भंडार मिला। पंचमार्क सिक्कों का भंडार मिला। तो चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार्क का मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग तरह की कितनी मुद्राएं हैं, कितनी आकृतियां अंकित है उन सिक्कों के ऊपर। तो जो यहाँ से चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों के ऊपर अलग अलग तरह की या अलग अलग 5 आकृतियां अंकित हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनको? पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। तो रेड सभ्यता के उत्खनन से चांदी की आहत मुद्राएं एवं पंचमार्क सिक्कों का एक जो है यहाँ से भंडार मिला है। और ऐसा कहा जाता है कि ये एशिया का अब तक का सबसे बड़ा भंडार, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार माना जाता है, जो एक ही स्थान से प्राप्त हुआ हो, जो एक ही स्थान से प्राप्त हुआ हो। तो कौन सा है? वो है आपका रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ है। चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्कों का भंडार मिला है, जो एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार माना जाता है। ध्यान देना, एशिया की बात कर रहे हैं तो एशिया का अब तक का सबसे बड़ा चांदी के सिक्कों का भंडार कहां से मिला है? तो मिला है अपनी रेड सभ्यता टोंक से प्राप्त हुआ है। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? रेड सभ्यता की बात कर रहे हैं। देखना दोस्तों, यहां से जो सिक्के मिले हैं वो कुल सिक्के मिले हैं 3075। कितने सिक्के मिले हैं? 3075 यहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्कों का भंडार मिला है यहां से? तो यहां से जो सिक्कों का भंडार मिला है वो कितना है? 3075 सिक्कों का यहां से भंडार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और यहां से इतना बड़ा भंडार मिला है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। तो कौन से स्थान को या कौन सी सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? तो किसको कहते हैं? रेड को कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेड से अब तक का एशिया का सबसे बड़ा चांदी के सिक्कों का भंडार भी क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिक्कों की संख्या भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से जो मुद्राएं या जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं? 3075 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगली इसकी जो अपनी विशेषता आती है तीसरी, तो तीसरी विशेषता अपनी थी यहाँ से लौह से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो लौह से निर्मित उपकरण कहां से प्राप्त होते हैं? तो वो भी कहां से हुए? रेड सभ्यता से प्राप्त
हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? रेड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो 3 प्रमुख विशेषताएं थी। मालव गणराज्य के यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, चांदी की 8 मुद्राओं या पंचमार्क सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जो है कहां से मिला है, या एशिया का अब तक का जो सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार माना जाता है जो कहां से प्राप्त हुआ है? रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ है। 3075 सिक्के हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। और इसी की तीसरी जो विशेषता थी रेड की, वो क्या है कि यहाँ से लौह से निर्मित कुछ उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे आपको बता सकें। ठीक दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, या वीडियो को रोक कर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में वीडियो सेव हो जाता है अपना। संपूर्ण जानकारी के लिए आप लास्ट तक जुड़े रहिए, वीडियो के अंतिम क्षणों तक आप देखते रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। भरोसा रखिए, आपको इतना बता देंगे कि आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरपी से संबंधित जितनी भी एग्जाम होगी उनमें आपका क्वेश्चन यहाँ से हमारे पढ़ाए हुए से कहीं बाहर नहीं जाएगा। लगातार हमारे साथ जो है टीम जुड़ रही है, लोग आ रहे हैं, कारवा बनता जा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो समस्या कोई बात नहीं है। अगली हम कुछ सामान्य विशेषताओं की बात करते हैं, उनमें देखना चौथी मैं विशेषता की अगर बात करूं तो यहां से बंदर के समान बर्तन प्राप्त हुए हैं। बंदर के समान या बंदर की आकृति के समान, बंदर के समान बर्तन। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बंदर के समान बर्तन कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, तो वो अपनी कौन सी सभ्यता होगी? बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी? बागोर सभ्यता। पांचवी विशेषता की बात करें तो यहाँ से छोटी छोटी मर्ण मूर्तियां मिली हैं। कैसी मूर्तियां मिली हैं? छोटी छोटी मर्ण मूर्तियां मिली हैं, या टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों के ऊपर मथुरा कला की छाप लगी हुई है, या यूं कहें कि यहाँ से जो मर्ण मूर्तियां मिली हैं वो मूर्तियां मथुरा शैली में निर्मित हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहां से प्राप्त मर्ण मूर्तियां मथुरा शैली में निर्मित, या उनके ऊपर छाप भी बोल सकते हैं कि भाई किसकी छाप है, तो वह छाप किसकी? मथुरा शैली की छाप भी इनके ऊपर है। ठीक है, तो यहां से छोटी छोटी जो है मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और उन मर्ण मूर्तियों के ऊपर जो है मथुरा शैली की छाप है, या जो मर्ण मूर्तियां हैं, तो टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां मथुरा शैली में जो है निर्मित यहां से प्राप्त हुई हैं। अगली विशेषता की हम जब बात करते हैं दोस्तों, देखना यहाँ रेड के उत्खनन से आलीशान इमारतों के भी साक्ष्य मिले हैं। किनके साक्ष्य मिले हैं? आलीशान इमारतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहां से आलीशान इमारतों के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। देखना, बंदर के समान बर्तन मिले हैं, यहाँ प्राप्त मर्ण मूर्तियां मथुरा शैली में निर्मित मिली हैं, यहाँ से आलीशान इमारतों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ रेड में अब तक का एशिया का सबसे बड़ा चांदी के सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से लौह से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, यहाँ से मालव जनपद या मालव गणराज्य के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अगली अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, अगर अगली हम बात करें तो यहाँ से जो है ना कुछ सिक्कों के ऊपर, या उन सिक्कों का नाम है यहाँ से प्राप्त हवन सिक्कों के ऊपर, यहाँ से प्राप्त हवन सिक्कों के ऊपर यूनानी शासक अपोलोडोटस की चित्र या उसकी आकृति मिली है। यहाँ से एक हवन सिक्का मिला है जो बिल्कुल खंडित सिक्का है, एक खंडित सिक्का मिला है जो हवन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, उसको हवन सिक्का भी बोलते हैं। उस हवन सिक्के के ऊपर यूनानी शासक अपोलोडोटस की आकृति मिली है। ठीक है, तो यहां से प्राप्त
यहां से प्राप्त हवन सिक्के के ऊपर खंडित हवन सिक्के के ऊपर सिक्के पर यूनानी शासक अपोलोडोटस का चित्र मिला है या कह सकते हैं उसकी आकृति मिली है। क्या मिली है? आकृति मिली है। तो बात एक ही है। तो देखना यहां से कुछ जो खंडित सिक्का एक प्राप्त हुआ है या एक हवन सिक्का प्राप्त हुआ है रेड सभ्यता से उत्खनन के दौरान, तो उस हवन सिक्के के ऊपर यूनानी शासक अपोलोडोटस की आकृति या उसका जो है चिन्ह मिला है। ठीक है, तो आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन कि यहाँ के रेड के उत्खनन के दौरान एक सिक्का मिला है, हवन सिक्का मिला है, और उस हवन सिक्के के ऊपर यूनानी शासक अपोलोडोटस की आकृति भी मिली है। ठीक है, तो अपन ने बात की कि यहाँ से बंदर के समान बर्तन मिले हैं, बंदर की आकृति के समान बर्तन प्राप्त हुए हैं। पांचवी अपनी बात थी कि यहाँ से प्राप्त मण्ड मूर्तियां जो मथुरा शैली में निर्मित थी वो भी हमें मिली हैं, या मथुरा शैली की उनके ऊपर छाप लगी हुई थी। अगली बात करते हैं कि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से आलीशान इमारतों या भवनों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और सातवीं अपनी विशेषता है कि यहाँ रेड के उत्खनन से हमें एक जो खंडित सिक्का या हवन सिक्का प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर यूनानी शासक अपोलोडोटस की आकृति भी बनी हुई है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और अपनी जो रेड सभ्यता है, ये रेड सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई वो नदी थी कौन सी? डील नदी, छोटी सी नदी है। ठीक है, रेड सभ्यता जहां विकसित हुई वो है अपने टोंक जिले का रेड कस्बा। रेड सभ्यता के उत्खनन करता है अपने दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी, इन दोनों ने रेड सभ्यता का उत्खनन करने का कार्य किया, या यूं कहें कि रेड सभ्यता को प्रकाश में लाने का काम किसने किया? तो दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी ने रेड सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य संपूर्ण किया। ठीक है, रेड सभ्यता से जो है मालव गणराज्य की या मालव प्रदेश की सिक्के प्राप्त हुए हैं, और रेड सभ्यता से लौह से निर्मित कुछ उपकरण या आकृतियां भी या औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की है दो प्राचीन सभ्यताओं की, राजस्थान की दो प्राचीन सभ्यताओं की बात की है, और वो दोनों प्राचीन सभ्यताएं कौन सी थी? तो अपने पहली बात की बागोर सभ्यता की, और अब हम लास्ट क्लास में बात कर रहे हैं किसकी? रेड जो टोंक की सभ्यता है। तो इन दोनों सभ्यताओं के बारे में जितना पढ़ाया उतना आपको पढ़ना है, और अपनी नोटबुक में जो इसको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, अपन ने बात कर ली है देखो कालीबंगा सभ्यता की। ठीक है दोस्तों, आहार सभ्यता की हमने बात कर ली है। इसके अलावा हमने बात कर ली है गणेशवर सभ्यता की भी हमने बात कर ली है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने बात कर ली है आपकी बागोर सभ्यता की और रेड सभ्यता की भी हमने बात कर ली है। तो जितनी क्लासें हमारी हो गई है उन सबको आप एक बार दोबारा देखिए, उनसे आप क्वेश्चन देखिए, कौन सी चीज आप भूल रहे हैं, कौन सी आपको याद है। ठीक है, और लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं। साथ ही बड़ी खुशी की बात आप सबके लिए कि हमारे साथ लगातार एक टीम जो है मंच के ऊपर उपस्थित हो रही है। हमारे साथ टेक्निकल जो टीचर हैं वो भी उपलब्ध हो रहे हैं, मैथ के जो गुरु हैं अनिल जी वो भी साथ में हैं, और कल से देशराज जी जो सर हैं रीजनिंग गुरु वो भी हम आपको जो है बराबर रीजनिंग की क्लास जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, मैं और विजय सर लगातार आपके जो है सेवा में हाजिर हैं ही। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और कल्चर की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगला जो वीडियो अपना आएगा वो कल्चर का आएगा, तो उसको भी आप देखें। हम कल्चर में पढ़ रहे थे, क्लास संस्कृतियों में हम जो पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें प्रमुख दुर्ग हमने पहला अध्याय लिया है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला और कुंभलगढ़ किला अपन ने पढ़ लिया है। आगे हम अगले किले की बात करें तो वो भी क्लास आप रेगुलर देखें। और इस हमारी अगर आपको क्लास हमारी जो है पसंद आती है तो इस क्लास को आप लाइक करें, वीडियो के अधिक से अधिक आप शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल जीपी एजुकेशन को आप जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली क्लास का जो भी नई क्लास हम अपलोड करते हैं उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।